पूरी हवेली में रौनक मची हुई थी। यास्मीन की खुशी देखने लायक थी। आखिर उसे उसका प्यार जो मिल रहा था। उसके बड़े पापा का बेटा आदिल खान उसकी ज़िंदगी और उसके जिस्म जाँ का मालिक बनने जा रहा था। रात को ही मेहंदी की रस्म हुई थी और अब इस वक्त सुबह का सूरज खान हाउस के दरो दीवार को चमका रहा था। इस हवेली में दो खानदान रहते थे। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम था। पोर्शन अलग थे, लेकिन सबका खाना पीना एक साथ होता था। बीजान इस वक्त कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। यास्मीन की आंख सुबह ही खुल गई थी। आज का दिन उसके लिए बहुत ख़ास था। आज उसकी बारात जो आनी थी। वो फजर की नमाज पढ़कर अब दुरूद शरीफ पढ़ती हुई बीजान के पास आई थी। खूबसूरत सी पोती को देखकर बीजान के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। यास्मीन न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि पाकीज़गी की दौलत से भी माला माल थी। उसका मन शीशे की तरह साफ और दिल भी बहुत नेक था, जो उसकी खूबसूरती को और भी निखारता था। वो बेहद खुश मिजाज और फर्माबरदार थी। तिलावत पूरी करके बीजान ने कुरान मजीद को चूमा और गिलाफ में रखकर यास्मीन की ओर देखा था। क्या बात है, आज तो मेरी बच्ची बहुत खुश है। बीजान अपनी इस पोती पर जान छिड़कती थी। बीजान, मेरे जाने के बाद क्या आप मुझे याद करेंगी? यास्मीन ने मासूमियत से पूछा। अरे बेटा, तुम तो दिल में रहती हो और कौन से दूसरे घर जा रही हो? आदिल का घर यहीं बस एक दीवार की दूसरी तरफ तो है। जब दिल करेगा तुम्हें अपने पास बुला लूंगी। बीजान ने उसे हिम्मत दी, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन यास्मीन का दिल न जाने क्यों घबराया जा रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। बेटा, ज़्यादा मत सोचो। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ख़ास है। बहुत अच्छा। खुदा तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आदिल बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बीजान ने प्यार से कहा। यास्मीन भी आदिल को सोचते हुए मुस्कुरा दी। तैयार होकर यास्मीन पर खूब रूप जमा था। मैरून रंग के लहंगे में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बिल्कुल पहचानी नहीं जा रही थी, जैसे खुदा ने उस पर नूर बरसा दिया हो। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मैंने इतनी मेहनत से आपका मेकअप किया और आप नकाब करने लगी, ब्यूटिशियन ने नाराज़गी से कहा। पहले भी वो यास्मीन के बालों का खूबसूरत हेयर स्टाइल बना चुकी थी। यास्मीन मुस्कुराती रही और फिर बाद में पता चला कि उसने स्कार्फ लेना है और अब चेहरे को मैरून हिजाब से ढक लिया। मैंने तो पहले ही बताया था कि मैं पर्दा करती हूँ, यास्मीन ने मीठी आवाज़ में कहा। वो तो ठीक है, लेकिन शादी वाले दिन कौन पर्दा करता है? ब्यूटिशियन नाराज़गी से बोली थी। अपनी मेहनत पर पानी फिरता देख उसे अफसोस हो रहा था। आपके घर वाले ऐतराज़ नहीं करेंगे कि आपने खुद को पर्दे में छुपा लिया, खासकर आपके होने वाले शौहर? ब्यूटिशियन ने उत्सुकता से पूछा। यास्मीन ने नकाब को आखिरी टच देते हुए मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए औरत की असली खूबसूरती वही है जो उसके शौहर तक सीमित रहे। इस खूबसूरती को कोई और न देखे। मतलब आपके हस्बैंड को ऐतराज़ नहीं होगा? ब्यूटिशियन ने फिर से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा ख़ानदान मुझे जानता है और मेरे पर्दा करने पर मुझे इज्जत भी देता है, इसलिए आप फिक्र न करें। यास्मीन ने जालीदार घूंघट अपने ऊपर ले लिया। उसकी खूबसूरत आंखें भी अब उसमें छुप गई थीं, जबकि ब्यूटिशियन ने गहरी सांस भरी थी। आदिल खान दूल्हा बनकर तैयार खड़ा था कि तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आने लगी। उसने नंबर देखा। आलिया कॉलिंग। आदिल के होंठ तिरछी मुस्कान में ढल गए। एक बार, दो बार, बार बार वो लड़की कॉल पर कॉल किए जा रही थी। क्या प्रॉब्लम है आलिया? क्यों बार बार कॉल कर रही हो? आदिल गुस्से से बोला। तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी नहीं कर सकते आदिल, मैं मर जाऊंगी। आलिया रोते हुए बोली। तो मर जाओ। तुम जैसी बेशरम लड़की से आदिल खान कभी भी शादी नहीं करेगा, जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं। आदिल ने नफरत से कहा था। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते आदिल। आलिया बुरी तरह रो पड़ी थी। मैंने तुम्हारे साथ कोई कमिटमेंट नहीं किया जो तुम मुझे ये सब कह रही हो। आइंदा मेरे नंबर पर फ़ोन मत करना। गो टू हेल। आदिल ने गुस्से से कॉल काट दी, लेकिन दूसरी तरफ आलिया पैनिक हो गई थी और उसने अपनी कलाई काट ली। उसने अपने खून से फर्श पर आदिल खान लिखा और वहीं बेहोश हो गई। उधर बारात आ चुकी थी और हैदर खान जानता था कि आज वो अपने दिल के दुश्मन को खोने वाला है। बेजुबान और खामोश मोहब्बत का यही अंजाम होता है। उसने झटका खाकर खुद को संभाला और अब सिर्फ चेहरे पर झूठी मुस्कान सजानी थी, अपनी माँ की खातिर, जिन्होंने उसे अपनी खामोश मोहब्बत से दूर रहने को कहा था। खान हाउस में बीजान सबसे बड़ी थी और यहाँ सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत और उनकी इज्जत करते थे।
बीजान के 2 बेटे थे, सलमान खान बड़े और अकरम खान छोटे। सलमान खान का एक बेटा आमिर खान और एक बेटी यास्मीन थी। उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। अकरम खान के बेटे का नाम आदिल खान था, जिसकी शादी आज यास्मीन से हो रही थी। आदिल खान अपने माँ बाप अकरम खान और समीना जी का इकलौता बेटा था। यास्मीन और आदिल एक दूसरे को पसंद भी करते थे और बड़ों के फैसलों के आगे सर झुकाकर उन्होंने इज्जत और उन्हें मान भी बख्श दिया था। बीजान की एक बेटी थी सुरैया बेगम, जो विधवा होने के बाद अपने बेटे हैदर खान को लेकर खान हाउस आ गई थी। वो दोनों भाइयों से बेइंतहा मोहब्बत करती थीं और दोनों भाई भी अपनी बहन पर जान छिड़कते थे। हैदर खान को उन्होंने कभी भी उसके बाप की कमी महसूस न होने दी, लेकिन इसके बावजूद सुरैया बेगम ने हमेशा हैदर के दिमाग में यही डाला कि ये घर उनका नहीं है। यही वजह थी कि जब हैदर ने अपनी माँ से यास्मीन के लिए बात की तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। वो जानती थी उनके दोनों भाई एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। आदिल और यास्मीन का रिश्ता हो चुका है और इसीलिए सुरैया बेगम ने अपने बेटे हैदर को ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया। हैदर मान तो गया और पीछे भी हट गया, लेकिन अपनी मोहब्बत से दूर कैसे हो जाता, यास्मीन को सोचना कैसे छोड़ देता, जिसने सिर्फ एक झलक देखकर ही उसे अपना बना लिया था। वो सबके सामने हंसता मुस्कुराता शादी के हर पल को एंजॉय कर रहा था, लेकिन किसी को भी अपने अंदर का दर्द महसूस नहीं होने दिया। हालांकि सुरैया बेगम बहुत अच्छे से जानती थी कि उनका बेटा किस दर्द से गुजर रहा है, पर वो उसके लिए सिर्फ दुआ कर सकती थीं। खैर, बारात के आने का समय हो गया था। सारी तैयारियां पूरी थीं और अब बारात का ही इंतजार था। थोड़ी देर में बारात भी आ गई और आते ही निकाह की रस्में शुरू हो गईं। अभी निकाह शुरू हुआ था कि अचानक एक आवाज़ आई, 1 मिनट रुक जाइए। अचानक पुलिस के आने पर सबकी नज़रें उसकी ओर उठी थीं। आप में से आदिल खान कौन है? इस पर आदिल अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ था। जी, क्या प्रॉब्लम है? मैं आदिल खान हूँ। आदिल के माथे पर बल पड़े थे। इंस्पेक्टर ने ऊंची आवाज में कहा, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, आपको हमारे साथ चलना होगा। ये कहकर उन्होंने हवलदार को इशारा किया। हवलदार आगे बढ़ा तो अकरम खान हैरानी से बोले, आप मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हैं? आखिर उसने क्या किया है? इस पर इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, हमें इन्हें अरेस्ट करना होगा। आप चलिए हमारे साथ। ये कहते हुए इंस्पेक्टर खुर्रम ने आदिल को पकड़ लिया। हवलदार को इशारा किया कि वो आदिल को हथकड़ी पहना दे। पर मेरे बच्चे का कसूर क्या है? आखिर उसने क्या किया है? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अकरम खान की आवाज़ कांपने लगी थी। आदिल भी हैरानी से अपने हाथों में लगी हथकड़ी को देख रहा था। इस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। इंस्पेक्टर की ऊंची आवाज़ गूंजी, दूसरों की बहन बेटियों के साथ इश्क मोहब्बत के दावे करके उन्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर फिर उन्हें धोखा देते हैं और बाद में अपने ही ख़ानदान की लड़की से शादी कर लेते हैं। भूल जाते हैं कि उनका एक छोटा सा काम किसी की जान भी ले सकता है। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा सा छा गया था। इंस्पेक्टर साहब ने आगे कहा, आपके बेटे की वजह से एक जीती जागती लड़की मौत के मुंह में चली गई है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग सकते में आ गए थे। सबकी नज़रें आदिल पर टिक गईं, जिसके चेहरे के हवास उड़ गए थे। कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? आदिल के होश अब थोड़े थोड़े वापस आने लगे थे। आलिया खान, नाम तो जानते होंगे या वो भी भूल गए? इंस्पेक्टर खुर्रम ने तंज कसते हुए कहा। यह सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग जैसे पत्थर के हो गए। ये झूठ है, गलत है। आदिल बोलना चाहता था लेकिन उसकी ज़बान ने साथ न दिया। हाँ, आलिया उसकी अच्छी दोस्त थी, लेकिन उसने उसे कभी उम्मीद नहीं दिलाई थी वो इस कदर जुनूनी होगी कि अपनी जान देने की कोशिश करेगी। आदिल ये नहीं जानता था। चलिए हमारे साथ, बाकी बातें पुलिस स्टेशन में होंगी। हटो आगे से, इंस्पेक्टर ने कहा और हवलदार ने आदिल को पकड़कर पुलिस वैन में बिठा दिया। आदिल को गिरफ्तार करके ले जाया गया और पीछे सब लोग हैरानी से उसे जाते हुए देखते रह गए। तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ, कमिश्नर से बात करता हूँ, दोस्त है वो मेरा, ज़रूर किसी गलतफहमी की बुनियाद पर अरेस्ट किया होगा। सलमान साहब ने अपने भाई अकरम खान को तसल्ली देते हुए कहा था। एकदम से ही अकरम साहब का ब्लड प्रेशर लो हो गया था। हैदर ने आगे बढ़कर उन्हें पानी दिया। मामू जान, फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा, खुदा बेहतर करेगा, मैं पता करता हूँ। नहीं हैदर, तुम कहीं नहीं जाओगे। अकरम साहब ने हैदर को रोक लिया। यही मेरे पास रहो। न जाने क्यों उनका दिल बहुत घबरा रहा था।
सलमान साहब ने भी हैदर को वहीं रुकने का इशारा किया और ख़ुद अपने बेटे आमिर के साथ पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गए। शादी हॉल में इस वक्त हंगामा मच गया था। सभी दूल्हे के अरेस्ट होने पर अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। कोई कहता कि ज़रूर कोई साजिश रची गई है, तो कोई कहता कि आदिल ही कसूरवार है, उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर है। जितने मुंह उतनी बातें थीं। मर्दाने खाने से ये खबर अंदर औरतों तक भी पहुंच चुकी थी। यास्मीन के कान में जब ये बात पड़ी तो उसका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ कि आदिल किसी और लड़की में दिलचस्पी ले रहा है। अगर ऐसा होता तो यकीनन वो घर वालों को बता देता और यास्मीन से कभी शादी के लिए राजी न होता। ये सब बेकार की बातें थीं। हकीकत क्या थी कोई नहीं जानता था। काफ़ी वक्त गुजर गया लेकिन कोई खबर नहीं मिली थी। अब तो लोगों ने और भी बातें बनाना शुरू कर दिया था। शादी में आए तमाम मेहमान थोड़ा गुस्से में थे और कुछ तो वहाँ से जा भी चुके थे। अकरम साहब, क्या ख्याल है, मेहमानों को खाना दे दें? सलमान जी के एक कजर ने उनके पास आकर हल्के अंदाज में कहा। अकरम जी ने उन्हें शिकायत भरी नज़रों से देखा। उनका बेटा जेल में था और उन्हें खाने की फ़िक्र पड़ी थी। हैदर उनकी कंडीशन समझ गया। बिलाल अंकल, आप जाइए, मैं देखता हूँ। हैदर ने उन्हें समझाते हुए जवाब दिया और अकरम साहब का हाथ थाम लिया। मामू जान, आप क्यों फ़िक्र करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये तो खुदा की तरफ से बस एक आजमाइश है। खुदा अपने बहुत ही करीबी लोगों को आजमाता है। उसने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हैदर की तसल्ली पर वो सर हिलाने लगे। 3 घंटे गुजर चुके थे लेकिन आदिल की जमानत न हो सकी। लड़की की हालत काफ़ी क्रिटिकल थी। खान लोग असरदार थे, उनकी पहुंच बहुत ज़्यादा थी और उनका केस भी बहुत मजबूत था, इसलिए आदिल खान को जमानत न मिल रही थी। उधर सलमान साहब और आमिर लौट आए थे। अकरम साहब ने उनके झुके सर देखकर समझ लिया था कि उनके बेटे को रिहाई नहीं मिली। अब क्या होगा? उधर यास्मीन दुल्हन बनी बैठी थी और सब कुछ हाथों से फिसलता जा रहा था। अब तो आमिर को गुस्सा आने लगा था। सलमान साहब भी गुस्से में थे। मेरी बच्ची का क्या होगा अब? वो तो मासूम सी थी ना, फिर आदिल ने ऐसा क्यों किया? उनका अंदाज गुस्से से भर गया था। भाई साहब, क्या आपको भी यही लगता है कि आदिल का किसी और लड़की के साथ अफेयर था? अकरम साहब उनकी बातें सुन चुके थे और उन्हें ये सुनकर सख्त दुख हुआ था। ये हम नहीं कह रहे चाचा जान, आप पुलिस स्टेशन नहीं गए। आप नहीं जानते वो लोग किस कदर गुस्से में हैं। उनकी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। माना हो सकता है आदिल बेकसूर हो, लेकिन कोई भी लड़की किसी लड़के के लिए इस हद तक तभी जाती है जब लड़का उसे उम्मीद की डोर थमाता है। बिना आग के धुआं तो नहीं उठेगा ना। आमिर की बात पर अकरम साहब के दिल पर बोझ और बढ़ गया। आप मेरे बच्चे पर इस तरह इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, वो बेकसूर है। अकरम साहब का अंदाज लड़खड़ाने लगा। हो सकता है चाचा जान कि वो बेकसूर हो, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। और आपको लगता है कि जिस इंसान का नाम एक बार किसी लड़की के साथ जुड़ जाए तो घर वाले तो भूल जाते हैं लेकिन दुनिया वाले नहीं भूलते। आमिर गुस्से में था, इसीलिए लगातार बोले जा रहा था। आज पहली बार खान हाउस में दरार पड़ी थी। तो अब तुम क्या चाहते हो? अकरम साहब ने अपना दिल बड़ा करके पूछा। वो जब तक खुद आदिल से बात न कर लेते किसी से कुछ कह नहीं सकते थे। तभी आमिर के नंबर पर पुलिस इंस्पेक्टर की कॉल आई। सब खामोश हो गए और आमिर की ओर देखने लगे, जबकि आमिर बात करके कॉल बंद करता हुआ अकरम साहब को देखने लगा। मेरा ख्याल है पहले आप अपने बेटे से पूछ लें कि वो क्या चाहता है, क्योंकि वहाँ पुलिस स्टेशन में आपके बेटे ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो उस लड़की को जानता भी है और उसके मोबाइल से उनकी चैट भी मिल चुकी है जिसमें आदिल और उस लड़की की बातें साफ हो गई हैं। आदिल की बात पर अकरम साहब अपने कदमों पर खड़े न रह सके। वो बुरी तरह लड़खड़ा गए, जिन्हें हैदर ने आगे बढ़कर थाम लिया। मामू जान, संभालिए खुद को, हौसला रखिए। आदिल मेरा बेटा है, ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा बेटा है, मेरा खून है। मैं जानता हूँ उसे फंसाया जा रहा है। वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। आपके यकीन करने या ना करने से हकीकत बदल नहीं जाएगी चाचा जान। मान लीजिए कि आपके बेटे ने हम सबको धोखा दिया है। वो बाहर किसी और लड़की के साथ अफेयर चलाते हुए मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला था और इस बात के लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। और अब तो ये भूल ही जाइए कि यास्मीन की शादी कभी आदिल से होगी। अगर आदिल नहीं तो फिर कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? सलमान जी को अब यास्मीन की फ़िक्र सताने लगी थी, क्योंकि उनकी बेटी तो दुल्हन बनी बैठी थी, अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे
कि जिस लड़की की बारात ना आए या फिर बारात लौट जाए तो सारी जिंदगी के लिए वो लड़की बिना कसूर के भी गुनहगार ठहराई जाती है। उनकी पाक दामन बेटी की आज इतनी बड़ी आजमाइश पर उनकी आंखें भीग गई थीं। आमिर की निगाह अचानक हैदर पर उठी। हैदर, यास्मीन का निकाह हैदर से होगा, अभी और इसी वक्त होगा। आमिर के अचानक लिए गए फैसले ने सबको हैरान और परेशान कर दिया, जबकि हैदर तो गुमसुम आमिर को देखने लगा। आमिर भाई आप? हैदर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। हैदर सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। मेरी बहन को तुम अच्छे से जानते हो, क्या उससे शादी करोगे? आमिर के सवाल पर हैदर बुरी तरह उलझन का शिकार हो चुका था। उसने पलटकर अपने छोटे मामू अकरम साहब को देखा, जिन्होंने कुछ सोचते हुए सर हिलाकर उसे इजाज़त दे दी। लेकिन हैदर के लिए सिर्फ उनकी इजाज़त काफ़ी नहीं थी। वो अपनी माँ से मिलकर ये बात क्लियर करना चाहता था। सलमान साहब ने हैदर की बेचैनी को नोट करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे दूसरी तरफ ले आए, जहाँ घर की औरतें भी मौजूद थीं। सलमान साहब ने अपनी बहन के सामने सारी बात रखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। भाईजान, जैसे मेरे लिए हैदर वैसे ही आदिल और आमिर हैं। हैदर मुझसे ज़्यादा आपका बेटा है। आप इसके लिए जो फैसला लेंगे वो इसके लिए अच्छा ही होगा। सुरैया बेगम की बात पर सलमान साहब का सर फक्र से ऊंचा हो गया। उनके चेहरे पर एक उदासी मुस्कान आई थी। जब ये बात बीजान तक पहुंची तो उनकी तबीयत अचानक थोड़ी सी ख़राब हो गई और फिर उन्हें सलमान साहब ने पहले निकाह कराने का फ़ैसला किया। उसके बाद ही वो बीजान के पास जाकर उन्हें सारी बात बताने वाले थे। निकाहनामे पर एक बार फिर तैयार हुआ था। इस बार हैदर खान का नाम निकाहनामे पर लिखा गया और आदिल खान का नाम हटा दिया गया था। हैदर खान इस चमत्कार को देखकर हैरान था। उसे अपने खुदा पर अचानक ढेर सारा प्यार आ गया कि वो इस तरह भी अपने बंदों की सुन लेता है। सलमान साहब मौलवी साहब को लेकर अंदर यास्मीन के पास जा चुके थे। अब हैदर को एक ही डर था कि कहीं यास्मीन इनकार न कर दे। काफ़ी देर गुजर गई। मौलवी साहब बाहर आए और उनके चेहरे पर कोई ऐसा असर नज़र न आया जिससे ये पता चल सके कि लड़की ने इनकार किया है। हैदर खान ने तो दिलो जान से यास्मीन को कबूल कर लिया था। निकाह होते ही मुबारकबाद का शोर उठा। मुबारक हो बहुत बहुत। मौलवी साहब की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा था। आमिर ने भी आगे बढ़कर हैदर खान को गले से लगाया और सलमान साहब ने भी हैदर को अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा उसके हवाले कर दिया था और अब तो हैदर उन्हें पहले से भी ज़्यादा प्यारा लगने लगा था। अकरम साहब भी आगे बढ़कर आंसुओं भरी आंखों से हैदर को मुबारकबाद देते हुए हसरत भरी निगाहों से देखकर बोले, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मामू जान, शायद मेरे इस काम से आपको तकलीफ़ पहुंची हो। हैदर ने अपने मामू को गले लगाते हुए कहा था तो उन्होंने उसका कंधा थामा। कहने को उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। अब उन्हें आदिल के पास जाना था। एक भाई का फ़र्ज उन्होंने पूरा कर दिया था, अब बाप का फ़र्ज निभाना था। आमिर, क्या ये सब ठीक किया आपने? कमरे में दाखिल हुआ तो रेशमा ने परेशानी से पूछा। आमिर के माथे पर बल पड़ गए थे। वो घड़ी उतार कर एक तरफ रखते हुए मुड़ा। आदिल की जगह हैदर, यास्मीन से तो पूछ लेते एक बार कि वो क्या चाहती है। मेरी बहन को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो उनमें से नहीं जो अपने माँ बाप के फैसलों के खिलाफ जाएं। वो एक फर्मा बरदार बेटी है। आमिर की बात पर रेशमा के होंठ तने थे। वो अपने माँ बाप के सामने आमिर से शादी के लिए डटकर खड़ी हो गई थी। गोद में सोए 1 साल के समीर को बिस्तर पर लिटाते हुए उसकी आंखों में पानी भर आया। सही कहा आपने, वो एक फर्मा बरदार बेटी है और कुछ मेरी तरह भी होती हैं जो मनमानी करती हैं। कहते हुए उसने समीर के माथे पर होंठ रखे। आमिर का सिर पहले ही दर्द कर रहा था और रेशमा की बातें उसे और भी परेशान कर रही थीं। प्लीज़ यार, हर बात का उल्टा मतलब मत निकाला करो। इस वक्त मेरा सर दर्द से फट रहा है, आमिर ने कहा तो रेशमा उसकी तरफ आई। वो सुबह से सारे मामलों को सुलझाने की कोशिश में पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका था और उसकी चिंता रेशमा को बुरी तरह होने लगी थी। उसने आमिर के सर पर हाथ रखकर उसका माथा छुआ। आपको तो बुखार हो रहा है। रेशमा ने अपना दर्द भुलाकर उसके पास बैठकर उसका सिर दबाना शुरू कर दिया। रेशमा के नरम हाथों का स्पर्श उसके भड़कते दिमाग को सुकून देने लगा। मैं आपके लिए चाय और टैबलेट लाती हूँ, वो फिक्रमंद होकर बोली। नहीं, बस सर दबा दो। आमिर उठने लगा कि रेशमा ने उसके हाथ थाम लिए और वापस उसके सर पर हाथ रख दिए। रेशमा बहुत नरमी से उसके सिर को दबाती और कुछ पढ़कर उसके ऊपर फूंकती रही। कुछ ही देर में आमिर की सांसें भारी होती महसूस हुई तो रेशमा ने नरमी से उसके ऊपर कंबल डाल दिया।
उसके खूबसूरत से चेहरे पर अभी भी खिंचाव था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अभी भी गुस्से में हो। रेशमा ने उसके माथे पर होंठ रखे और वो नींद में ही उसके करीब झुका, जबकि रेशमा भी सहज होकर उसकी आगोश में सो गई। आदिल कई बार कह चुका था, इंस्पेक्टर साहब, मैं कितनी बार कहूँ कि मेरा आलिया के साथ सिर्फ दोस्ती का रिश्ता था, और अगर उसने वो दोस्ती का रिश्ता किसी और रंग में लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मेरा क्या कसूर है? आलिया की बातें सुनकर अकरम साहब भी सोच में पड़ गए। वो इंस्पेक्टर साहब के ऑफिस में थे जहाँ आदिल की आवाज़ ऊंची हुई थी। आपका कसूर है मिस्टर आदिल, इंस्पेक्टर ने कहा, और उसकी आखिरी वॉइस चैट का हवाला देते हुए बताया कि उसमें क्लियर शब्द हैं, तुम मर जाओ। अगर तुमने ये शब्द न कहे होते तो शायद वो लड़की इतना बड़ा कदम न उठाती। इंस्पेक्टर खुर्रम ने चेतावनी दी। मिस्टर अकरम साहब, आप जानते हैं वो किसकी बेटी है? मशहूर सियासतदान अशफाक खान की बेटी है वो, और अशफाक खान को कौन नहीं जानता। इसलिए बेहतर होगा इस मामले को मिलकर हल किया जाए। ये मेरा आपको एक अच्छा मशवरा है, वरना उनसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं होगा। इंस्पेक्टर खुर्रम ने अकरम साहब को समझाने की कोशिश की थी। अब आप बताइए इंस्पेक्टर साहब, इसका क्या हाल है? वो लड़की, क्या नाम है उसका? अकरम साहब कुछ बोलते बोलते रुक गए, क्योंकि वे तो लड़की का नाम भी नहीं जानते थे। आलिया खान। आलिया खान नाम है उसका, इंस्पेक्टर ने फ़ौरन बताया। क्या वो अस्पताल में है अभी? अगर उसके घर वाले इजाज़त दें तो मैं उससे मिलना चाहूँगा, और वो लड़की जो कहेगी वही होगा, अकरम साहब ने कहा। पहले मैं उसके पेरेंट्स से इजाज़त लूँ, उसके बाद ही आपको कुछ बता सकूँगा, इंस्पेक्टर खुर्रम ने नरम अंदाज में कहा। आदिल अपने बाप की तरफ हैरत से देखने लगा। पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो लड़की कह दे कि मैं आदिल से शादी करना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरी शादी करवा देंगे? आदिल की बात पर अकरम साहब अपनी जगह से उठकर खड़े हुए और उसकी तरफ चलकर आए। हाँ, करवा दूंगा, और तुम्हें करनी पड़ेगी आदिल, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। ये मुमकिन नहीं है पापा, मैं यास्मीन के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा, आदिल ने सख्त और फैसले भरे अंदाज में कहा। कौन यास्मीन? उसका नाम भी अब अपनी ज़बान पर मत लाना, क्योंकि उसका निकाह हो चुका है। अकरम साहब ने किस दिल से ये शब्द कहे थे ये सिर्फ वही जानते थे, क्योंकि यास्मीन उनको भी बहुत प्यारी थी। उनकी ख्वाहिश थी कि यास्मीन उनकी बहू बने, लेकिन रब को शायद कुछ और ही मंजूर था। क्या कह रहे हैं पापा? मैं यहाँ पर हूँ तो यास्मीन का निकाह कैसे हो सकता है? आदिल को जैसे यकीन न आया। तुम्हारे साथ किसी और लड़की का नाम जुड़ चुका है आदिल, और ये बात पूरे ख़ानदान में फैल गई है। इसीलिए भाईजान ने यास्मीन का निकाह हैदर से कर दिया है। ये बात सुनते ही आदिल वहीं कुर्सी पर धंस सा गया था। उसे अपने कानों पर यकीन न आया कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और उसे पता ही नहीं चला। यास्मीन ने दिल पर पत्थर रखकर निकाह कर लिया था। उसे सबसे ज़्यादा अपने बाप की इज्जत और अपने बाप का मान प्यारा था। यही वजह थी कि उसने अपने बाप की इज्जत और मान को चुना था। निकाह के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आदिल की जगह हैदर को देना आसान नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। विदाई के लम्हे हर लड़की की ज़िंदगी में आंसू और दर्द आंखों में बहने लगते हैं। सुरैया बेगम ने यास्मीन का हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था। वो हर थोड़ी देर के बाद उसका हाथ अपने हाथों में लेकर दबाती और उसे चूमती। उनका इतना सारा प्यार देखते हुए यास्मीन के दिल में जो थोड़ा सा डर था वो निकलता चला गया। अल्लाह के हर फैसले पर राजी होने वाली अल्लाह की शुक्रगुजार बंदी थी, और उसकी यही आदत सबको पसंद थी। आदिल की माँ इस तमाम हादसे में खामोश रहीं, जैसे उनका इस मामले से कोई संबंध न हो। हैदर और यास्मीन एक साथ बड़ी हवेली की दहलीज पर खड़े थे। हैदर अंदर यास्मीन का हाथ थामकर दाखिल हो। सुरैया बेगम की बात पर यास्मीन के साथ साथ हैदर का दिल भी धड़क उठा। हैदर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो यास्मीन ने घबराए हुए अपना हाथ हैदर के हाथ में दे दिया। हैदर को लगा जैसे दुनिया जहान की खुशी उसे मिल गई हो। उसकी अंदरूनी खुशी अब उसके चेहरे से भी झलक रही थी। यास्मीन का ठंडा, नरम और नाजुक हाथ थामे वो खान हाउस के अंदर दाखिल हुआ था। सबने फूलों की पंखुड़ियों से उनका स्वागत किया। सुरैया बेगम ने दोनों का माथा चूमकर उन्हें अपने साथ अंदर ले आई। वो दोनों सबसे पहले बीजान के कमरे में आए। सुरैया बेगम शुक्राने के नफल अदा करने के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ गईं। अभी थोड़ी ही देर हुई थी आमिर की आंख लगे कि उसे बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी। वो अपने पहलू में सोई रेशमा पर एक नज़र डालकर उसका सर धीरे से तकिए पर रखकर बहुत सावधानी से उठकर बाहर निकला था।
जहां उसने अकरम साहब को अंदर आते देखा। उनके साथ आदिल और एक लड़की को देखकर आमिर होंठ भींचता रह गया था। बीजान ने उन्हें अपने पास देखा तो उठकर बैठ गईं। तबीयत खराब होने की वजह से वो घर आ गई थीं और इस वक्त उनके सामने आदिल की जगह हैदर यास्मीन के साथ दूल्हा बना खड़ा था। वो दोनों को देखती ही जा रही थीं और अल्लाह के फैसले पर अल्लाह को बहुत मोहब्बत से सोच भी रही थीं। ये तो उन्हें आदिल और आमिर दोनों ही बहुत प्यारे थे, लेकिन जो मोहब्बत उन्हें हैदर से थी वो किसी से भी नहीं थी। उनकी ये दिली ख्वाहिश थी कि यास्मीन हैदर की दुल्हन बने। और देखो खुदा ने कैसे उनकी सुन ली थी। बीजान, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? हैदर खान ने बात की शुरुआत की। अरे पगले, मैं क्यों नाराज़ होने लगी? मेरे दोनों जान के टुकड़े अब मेरे सामने रहेंगे हमेशा। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने दोनों के माथे पर प्यार किया था। अभी वो यही बैठे बातें कर रहे थे कि बाहर से शोर की आवाज़ आई थी। ये शोर कैसा है? बीजान ने हैदर की तरफ परेशानी से देखा। आप यहीं रहें, मैं देख कर आता हूँ। हैदर इनडायरेक्ट यास्मीन से भी कहता हुआ बाहर निकल गया। हैदर जैसे ही बाहर निकला तो उसके कदम वहीं पर थम गए। सामने आदिल और अकरम साहब खड़े थे। अकरम साहब के साथ एक लड़की थी जिसकी कलाई पर बैंडेज बंधी हुई थी। अकरम साहब उसे अपने साथ लगाए खड़े थे। वहाँ क्या हुआ था? हैदर को कुछ समझ नहीं आया। वो वहीं खामोशी से उन सबको देखने लगा। आपने इतने ऊंचे ऊंचे दावे किए थे कि आपका बेटा ऐसा वैसा नहीं है, उसका इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं, और अब आप उसी लड़की से उसका निकाह कराकर घर ले आए। ये सब क्या है चाचा जान? आमिर का अंदाज थोड़ा तेज हुआ था, जो आदिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए उसने आमिर की ओर देखा। आमिर भाई, आपको कोई हक नहीं कि आप मेरे पापा से इस तरह बात करें। अपनी बहन का निकाह करके आपने मुझे कसूरवार साबित कर दिया है। तो अब बात यहीं पर ख़त्म। मेरी जात में अब कोई भी इंटरेस्ट न ले। मेरे पापा किसी को कोई सफाई नहीं देंगे। आदिल ने भी सख्ती के अंदाज में कहते हुए गुस्से भरी नज़र सामने खड़े हैदर पर भी डाली। चलो, तुम्हारे पापा से न सही, तुम तो सफाई दोगे ना? जो आज तुम्हारी वजह से हमें पूरे ख़ानदान के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? आमिर उसे किसी भी तरह छोड़ने के मूड में नहीं था। मैं अपने कैरेक्टर की यहाँ किसी को सफाई नहीं दूंगा। एक वक्त आएगा कि खुद मेरी बेगुनाही आप सब लोगों के सामने साबित हो जाएगी, लेकिन उस दिन सिवाय पछतावे के किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। आदिल दुख और गुस्से से कहते हुए लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे की ओर बढ़ गया, जबकि अकरम साहब ने अपने साथ खड़ी छोटी सी छुई मुई सी लड़की की ओर देखा, जो अपनी कलाई थामे परेशान नज़रों से उन सब की ओर देख रही थी। आओ बेटा, मेरे साथ अंदर चलो। अकरम साहब ने किसी की भी बात का जवाब दिए बिना आलिया को अपने साथ लगाया और अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। आमिर ने कुछ कहना चाहा कि सलमान साहब ने आमिर का हाथ थामकर उसे रोक दिया और सर ना में हिलाया। वो उनके छोटे भाई थे और वो अपने छोटे भाई से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। आदिल की इस बात से उनकी मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं आया था और वो नहीं चाहते थे कि आमिर अब मजीद कोई सख्त बात अकरम साहब से कहे। शायद ये सब कुछ किस्मत को ऐसे ही मंजूर था। यास्मीन को हैदर खान के रूम में पहुंचा दिया गया था। वो हैदर के बेड पर लहंगा फैलाए बैठी अब उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके हाथ पांव ठंडे से महसूस हो रहे थे। हैदर के अंदर कदम रखते ही उसका दिल जैसे थम सा गया। जालीदार घूंघट में वो उसके दिल की रानी आज उसकी ज़िंदगी में भी शामिल हो चुकी थी और जितने हक से वो उसके बिस्तर पर बैठी हुई थी, हैदर का जी चाहा वक्त यहीं थम जाए और वो यूं ही बैठी रहे और वो उसे देखता रहे। इस लम्हे को बहुत ही खामोशी से हैदर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया था। धीरे धीरे चलता हुआ वो यास्मीन के पास आया। उसके पास एक तरफ बैठकर उसका हाथ थाम लिया। यास्मीन ने नरम अंदाज में अपना हाथ हैदर के हाथ से नामहसूस तरीके से छुड़ा लिया था। इस वक्त वो गहरी अंदरूनी उलझन का शिकार थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हैदर ने भी बिना गुस्सा किए अपने कदम पीछे हटा लिए। यास्मीन, आप चेंज कर लीजिए। बहुत संजीदगी से कहता हुआ वो अपनी अलमारी से कपड़े निकाल कर बाथरूम में चला गया, जबकि यास्मीन अपना दिल संभालती जालीदार घूंघट खुद ही हटा चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ खामोश थे। वो कैसे हैदर को आदिल की जगह दे पाएगी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ही पलों में निकाह नामे पर उस इंसान का नाम कैसे बदल दिया गया था। उसने कभी आदिल या हैदर से सीधी बात नहीं की थी, लेकिन वो इस वक्त हैदर को अपने शौहर के रूप में कबूल नहीं कर पा रही थी। हैदर चेंज करके बाहर लौटा तो उसने
अपने सामने उस मासूम हुस्न को देखा और अपने कदम वहीं रोक लिए। हैदर ने उसे कभी पूरी नज़र भरकर नहीं देखा था, क्योंकि वो हमेशा पर्दे में रहती थी, लेकिन आज वो खुलकर उसके सामने थी। उसे ये तो पता था कि वो बहुत खूबसूरत है, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी खूबसूरत होगी। खूबसूरती का मुजस्समा कि हाथ लगाकर ही जैसे मैली हो जाए। वो हसीन परी थी जिसे अल्लाह ने हैदर के नसीब में लिख दिया था। हैदर ने अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए नमाज अदा की और शुक्राने के 2 नफल पढ़े। यास्मीन तो बस एक तक उसे देखती जा रही थी। ऐ खुदा, तूने मेरी मोहब्बत को मेरे नसीब में लिख दिया है, उसके दिल में भी अब मेरी मोहब्बत डाल दे, आमीन। वो दुआ करता रहा। नमाज के बाद वो यास्मीन के पास आया। मामा ने आपके कपड़े रख दिए हैं, आप चेंजिंग रूम में जाकर चेंज कर लीजिए, रात काफ़ी हो गई है। इस बार बिना ज़्यादा बात की उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। यास्मीन ने गहरी सांस ली। हैदर। यास्मीन के होठों से पहली बार अपना नाम सुनकर हैदर को कोई ख्वाब सा लगा। मैं जानती हूँ आप मुझसे गुस्सा होंगे, मैंने अपना हाथ आपके हाथ से छुड़ा लिया था ना। पर आपको क्यों लगा कि मैं आपसे गुस्सा हूँ? हैदर ने उसकी बात काटते हुए कहा। ऐसा कुछ मत सोचो और बेफिक्र होकर यहीं रहो। मेरे लिए आप बहुत इज्जत के काबिल हैं, इसलिए कोई भी नेगेटिव बात अपने दिमाग पर मत लाना और आराम से रहो, उसने नरमी से कहा। तो यास्मीन ने नरम निगाहों से उसे देखा। आदिल, मैंने जो कहा वो समझ आ रहा है या नहीं? अकरम साहब ने लगातार उसे समझाने की कोशिश करते हुए शायद 10वीं बार पूछा था, जबकि आदिल का गुस्सा किसी भी सूरत में ठंडा नहीं हो रहा था। पापा, आपके कहने पर मैंने उससे निकाह तो कर लिया है, लेकिन अब उसके नाज नखरे मैं हरगिज भी नहीं उठाऊंगा। आपकी चहेती है, वो मेरी नहीं। मुझे उससे सिर्फ नफरत है। इस खानदान में उसने मेरे किरदार पर दाग लगाया, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगा। आदिल की आवाज़ कड़क हुई थी। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, पर शायद अल्लाह की इसी में मर्जी शामिल है, इस बात को समझो। अगर तुमने उस बच्ची को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप अपने कमरे में जाओ, अकरम साहब सख्त अंदाज में बोले और अपना मूड बदल कर चले गए। आदिल उठकर वहाँ से निकल गया और अपने कमरे में आया। वहाँ सोफे के कोने पर आलिया बैठी अपने सामने सजी हुई सेज को देख रही थी। आलिया उसे देखते ही घबरा कर उठी। आदिल दरवाज़ा बंद करके उसके पास आया। बहुत मोहब्बत है तुम्हें मुझसे? शायद मोहब्बत नहीं, इश्क, जो अपनी जान तक देने से गुरेज नहीं किया। आदिल ने दांत पर दांत दबाकर उसकी कलाई की तरफ इशारा किया। आदिल प्लीज़ मुझ पर कोई जुल्म मत करो, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। अचानक आलिया के बोलने पर आदिल ने माथे पर बल डालकर उसे देखा और अगले ही पल आलिया के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और वो आदिल की तरफ मुस्कुराकर देखने लगी। क्या हुआ, हैरान हो मेरी बातें सुनकर? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से तुम शादी कर लोगे? आलिया खामोशी से सब कुछ देखती रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आदिल खान। मैंने कितनी विनती की थी तुम्हारे सामने, कितने हाथ जोड़े थे, पर तुमने मेरी एक न सुनी। तुमने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। अब आगे आगे देखो, मैं तुमसे मोहब्बत कभी भी नहीं करूँगी। हाँ, अपनी जिद पूरी करने के लिए मैंने तुमसे निकाह कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपने शौहर के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूँगी। इतना कहकर आलिया आगे बढ़ने लगी तो आदिल ने उसे बाजू से पकड़कर खींच लिया और वो सीधे उसके सीने से लग गई। ठीक है, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अपना हक तो मैं आज भी वसूल करके रहूँगा, आदिल ने गुस्से से कहा और उसे बेड पर धकेलते हुए अपनी शेरवानी उतारकर सोफे पर दूर उछाल दी। दूर रहो मुझसे, पागल हो गए हो? खबरदार मेरे पास भी आए तुम, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, आलिया गुस्से से चिल्लाई। उसकी चाल तो कामयाब हो गई थी, पर वो अभी आदिल को अपना आप सौंपना नहीं चाह रही थी। जिस तरह उसने उसकी मोहब्बत को ठुकराया था, वो भी अब उससे नचाने का इरादा रखती थी। आदिल ने उसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ लीं और उसे बिस्तर पर पिन कर दिया। आउच! आलिया की कलाई पर दर्द की एक तेज लहर उठी थी जहाँ बैंडेज था, और उसके एकदम से दर्द से सिसकने पर आदिल ने तुरंत उसकी कलाई छोड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द का असर देखते हुए वो हैरान हुआ था। उसे लगा ये सब झूठ होगा तो उसकी कलाई का जख्म भी झूठा होगा। आदिल ने यकीनन उसके चेहरे की तरफ देखा। क्या आलिया सच में उसके लिए अपनी जान देने की कोशिश कर चुकी थी? इस बात का यकीन करने के लिए वो धीरे धीरे पीछे हटा और उसकी बैंडेज खोलने लगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैंने कहा आदि, छोड़ो मुझे। लेकिन तब तक आदिल उसकी बैंडेज खोल चुका था। उसकी कलाई पर गहरा कट देखकर वो हैरान रह गया। वो एकदम से पीछे हटा और वहीं बैठ गया। ये क्या किया तुमने?
तुमने सच में खुद को तकलीफ पहुंचाई? पागल हो गई हो क्या? कौन करता है ये सब? आदिल की बात पर आलिया ने अपनी कलाई वापस खींची। तुम्हें क्या लगा कि मैं झूठ बोल रही थी? आलिया की आंखों में शिकवा उभर आया। आदिल अभी भी हैरत से उसे देख रहा था और वो अपनी आंखों में आंसू लिए ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ी थी। एक हाथ से दरवाज़ा खोला और अब गुस्से से फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ रही थी। आदिल अपनी जगह से उठा, अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, उसका हाथ पकड़कर बिस्तर पर ले आया। छोड़िए मुझे, मैं खुद कर लूँगी, वो रूठे रूठे से अंदाज में बोली। चुप करके बैठो। जो तुमने किया है ना, उसके बाद अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। वो गुस्से से डांटता हुआ उसकी कलाई पर बहुत आराम से बैंडेज करने लगा। तुम इतनी मैच्योर हरकत कैसे कर सकती हो आलिया? अब की बार वो पहले से भी ज़्यादा दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा था। तुमने हमेशा मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया आदि। तुम शायद कभी जान न पाओ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वो एकदम से दुखी हो गई थी। आदिल ने बैंडेज करते हुए एक नज़र उसके चेहरे को देखा, जो इंतहा की जिद्दी थी। और आज तो उसने जो कुछ किया था, आदिल उसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता था। उस नादान लड़की को खामोशी से छोड़कर वो फर्स्ट एड बॉक्स उठाता दराज में रखने लगा। क्या वो बहुत खूबसूरत है? आदि अचानक ही अपने पीछे से आलिया की आवाज़ सुनता हैरान हुआ था। खूबसूरत? उसने तो हमेशा उसे नकाब के पीछे ही देखा था, लेकिन वो जानता था कि यास्मीन खुद भी प्यारी है और उसका दिल भी। रात बहुत हो गई है, सो जाओ आलिया, वो इस बार थोड़ा सा नरम अंदाज में बोला, जबकि आलिया ने उसे शिकवा भरी नज़रों से देखा था। वो अब बिस्तर की ओर बढ़ा था और चुपचाप तकिए पर सर रखकर लेट गया। शायद अब उस लड़की को सोचने लगा। ये सोचकर ही आलिया को जलन हुई थी। अब वो उसका शौहर था, अब निकाह हुआ है, फिर कैसे वो उसे सोच सकता था। आलिया ने उठते हुए बिस्तर का रुख किया। आदिल के साथ तकिए पर लेटते हुए उसने आदिल की तरफ करवट ली और उसे गौर से देखने लगी। जो उसके पास तो था, लेकिन उसका दिल उसके पास नहीं था। शायद आदिल का दिल उस लड़की के ख्यालों में अटका हुआ है। ये सोचकर आलिया की आंखों में मिर्ची सी भरने लगी। आप वहाँ कहाँ लेटने लगे हैदर? हैदर को कौच पर जगह बनाते देख यास्मीन ने फ़ौरन उसे पुकारा। मैं ठीक हूँ यहाँ पर, आप सो जाइए प्लीज़, और लाइट ऑफ कर दीजिएगा। वो बहुत ही आराम से कौच पर तकिया रखकर लेट चुका था, जबकि यास्मीन को अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसका कमरा था और ज़बरदस्ती उसे उसके निकाह में देकर उस पर थोप दिया गया था। न जाने क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। यास्मीन ने लाइट ऑफ करके बिस्तर पर लेटते हुए उसकी तरफ करवट ली, जो आंखें बंद किए माथे पर बाजू रखे हुए था। आप चाहें तो बिस्तर पर लेट सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ देर बाद वो अपने नरम दिल के हाथों मजबूर होकर उसे पुकार बैठी, लेकिन हैदर की तरफ से बिल्कुल खामोशी थी, जिसे यास्मीन ने दिल से महसूस किया। कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि मैं आदिल से? ये सोचते ही यास्मीन बेचैन होकर उठ बैठी। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसके किरदार पर शक किया जाए, ये उसे कहाँ मंजूर था। हैदर, आप जाग रहे हैं? मुझे बात करनी है आपसे, वो खुद से उलझते हुए बोली। हैदर, जो लगातार आंखें बंद की सोने की कोशिश कर रहा था, उसकी बेचैन आवाज़ पर आंखें खोलकर उठ बैठा। क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? उसके अंदाज में परेशानी थी। प्लीज़ यहाँ आ जाइए, वो उसे अपने पास बुलाने लगी, जबकि हैदर फ़ौरन उठकर उसके पास आकर बैठ गया। क्या हुआ? हैदर के अंदाज में बेचैनी थी। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? वो एकदम रोते हुए पूछने लगी। हल्की रोशनी में हैदर उसके चेहरे पर उलझन और फिक्रमंदी देख चुका था। ऐसा क्यों लगा आपको यास्मीन कि मैं आप पर शक करूँगा? आप बेकार में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। मेरी तरफ से बेफिक्र रहें। मैं मर सकता हूँ, लेकिन आप पर शक नहीं कर सकता। हैदर, मैं कसम खाती हूँ, मुझे आज तक किसी नामहरम मर्द ने नहीं देखा। आज शादी के बाद आपने ही। वो रोते हुए अपनी पाक दामनी का सबूत दे रही थी। लेकिन क्यों? हैदर को लगा उसका दिल जैसे किसी ने खंजर से चीर दिया हो। मेरे दिल में कभी किसी नामहरम के लिए कोई जगह नहीं थी हैदर। यही वजह है कि निकाह होते ही आपको अपना सब कुछ मान लिया। प्लीज़, आप कभी मेरे ऊपर शक। यास्मीन, हैदर ने उसे टोका, इस कदर बदगुमानी, और वो भी मुझसे। एक ही घर में रहते हैं हम, और आप मुझे जानती नहीं। क्या मैं इतना अनजान हूँ आपसे? क्या मुझे अपनी पाकदामनी का यूँ सफाई पेश करेंगी आप मुझे तकलीफ़ दे रही हैं ऐसा बोलकर। वो उसे समझाते हुए बोला, अगर आपको यकीन है मुझ पर, तो आप यहाँ बिस्तर पर क्यों नहीं आए? वो बच्चों की तरह रोते हुए पूछने लगी और उसे हैरत में डाल गई। अच्छा, क्या यहाँ लेटना मेरे यकीन करने का सबूत होगा?
वो इस बार हक से उसके चेहरे के नए नक्श को गहरी नज़रों से निहारते गंभीर आवाज़ में बोला तो यास्मीन ने फौरन सिर हिलाया। हैदर ने दूसरी बात किए बिना अपना तकिया उठाया और बिस्तर पर रखा और एक तरफ को लेट गया। यास्मीन आप भी सो जाइए प्लीज़, और कुछ भी गलत मत सोचना। वो अभी भी उसे धीमे अंदाज में बोल रहा था। यास्मीन उसके साथ लेटी उसकी तरफ एक निगाह करती धड़कते दिल से उसे देखने लगी। दिल की अजब सी हालत होने लगी थी। वो उसका शौहर था, उस पर हर तरह से हक रखता था, फिर भी अपना हक जता नहीं रहा था। क्या अपने रब की बारगाह में गुनहगार नहीं हो रही थी? एक बार फिर यास्मीन को बेचैनी होने लगी। उसने हैदर का हाथ थामा तो हैदर के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। वो इसीलिए तो बिस्तर पर आना नहीं चाहता था। उसके लिए ये लड़की एक बड़ा इम्तिहान बन चुकी थी। मुझे पानी पीना है हैदर। वो बार बार उसे उसके नाम से पुकारती उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रही थी। उसके होठों से अपना नाम सुनना हैदर को किसी और ही दुनिया की सैर करा रहा था। खामोशी से पास बड़े जग से गिलास में पानी डाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। पानी पीते पीते उसका गला थोड़ा सा तर हुआ था तो वो कुछ बोलने के काबिल हुई। हैदर, आप मुझसे अपना हक ले सकते हैं। आखिरकार आंखें बंद करते अटक अटक कर उसने कह ही दिया। रात का न जाने कौन सा पहर था कि अचानक आदिल की आंख खुली। उसे महसूस हुआ कि वो बिस्तर पर अकेला नहीं था। उसने झट से अपनी आंखें खोल दी तो आलिया उसके सीने पर सर रखे छोटे छोटे सांस भरती गहरी नींद में थी। वो ऐसे चिपकी हुई थी जैसे आदिल कहीं भाग न जाए। आदिल जरा सा पीछे हुआ तो वो भी कसमसाई और उसके साथ और भी चिपक गई। आदिल के गले में कांटे से चुभने लगे। दिल एक बार के लिए जोर से धड़क उठा। एक पल के लिए वो उसे अच्छी लगने लगी। हमेशा एक दोस्त की नज़र से देखा था उसे और चाहा था, लेकिन कभी जीवन साथी के हवाले से उसे नहीं सोचा था। पर खुदा ने उसे उसके लिए चुन लिया था। वो बस सोच रहा था। नींद तो जैसे आंखों से कोसों दूर हो गई थी। नहीं, अल्लाह ने नहीं, अल्लाह ने तो यास्मीन को चुना था मेरे लिए, लेकिन सब बर्बाद कर दिया इस लड़की ने। अचानक से आदिल को गुस्सा आया और उसने उसका हाथ दूर झटका, लेकिन नींद में भी आलिया ने वापस आदिल को जोर से हक किया तो एक पल को आदिल का दिल जोर से फिर धड़क उठा। वो अब और उसके साथ चिपकी सही मायनों में उसकी आजमाइश ले रही थी। आप क्या कह रही हैं यास्मीन, होश में तो हैं आप? हैदर को अब की बार उसकी बात पर गुस्सा आया था तो वो सहम कर उसे देखने लगी। आपको क्या लगता है कि मैं नफ्स का गुलाम हूँ? हैदर को उसकी बात शायद कुछ ज़्यादा ही बुरी लगी थी। नहीं हैदर, ये आपका हक है। मैं गुनहगार नहीं बनना चाहती। चुप रहें यास्मीन, आप ऐसी बातें करके मुझे तकलीफ़ दे रही हैं। हैदर अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। हैदर प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए, मैं तो बस क्या बस आपको वक्त दे रहा हूँ, खुद को संभाल लें। अचानक जो ये सब कुछ हुआ है ना, इसे कबूल करना एक लड़की के लिए मुश्किल होता है। मैं आपके एहसासों की कदर कर रहा हूँ और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं अपना हक ले लूँ। आपकी ये सोच है मेरे लिए, तो मुझे आपकी सोच पर सिर्फ अफसोस है। अफसोस है आप पर यास्मीन, वो दुख से कहता वापस काउच की ओर बढ़ा था। यास्मीन के रोने पर उसके कदम रुक गए। अब आप ऐसे रोएंगी तो मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ होगी, हैदर ने बेबसी से कहा। आप मुझे रुला रहे हैं हैदर, वो भी शादी की पहली रात, जब शौहर अपनी बीवियों को मुँह दिखाई देते हैं। आप मुझे आंसू दे रहे हैं। वो आंसू रोकते हुए बोली। हैदर ने दिल के हाथों मजबूर होकर आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे। मुझे नहीं पता था मेरी दुल्हन का दिल इतना नाजुक है। मैं ऐसे ही हूँ। यास्मीन ने सूसू करती पलकें उठाकर हैदर को देखा। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी? इस कदर मासूमियत से पूछ रही थी कि हैदर को अपने दिल की धड़कन बागी होती महसूस हुई। मेरी आंखों में आपको अपने लिए क्या दिखाई दिया यास्मीन? वो धीरे से उसकी कमर में हाथ डाले अब झटके से करीब करता उसके 14 तबक रोशन कर गया। दिल 120 की रफ्तार से दौड़ उठा था और उसकी तेज़ धड़कन हैदर बखूबी महसूस कर सकता था। वो धीरे से मुस्कुराया। वो तो उसे थोड़ा सा टाइम देने के चक्कर में था, लेकिन वो टाइम लेना ही नहीं चाहती थी। उसका यूँ करीब आना, बातें करना, हक जताना, ये सब कुछ हैदर को अपने ख्यालों में ज़्यादा देर तक बंद न रख सका। मुझे नहीं पता, वो उसके सीने पर दोनों हाथ रखे शर्माए अंदाज में पलकें झुकाते हुए बोली। हैदर ने उसकी ठोड़ी के नीचे उंगली रखी, उसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाया, उसकी आंखों में देखा और उसके माथे पर एक प्यार भरा नरम स्पर्श रख दिया। अपने प्यार की पहली मोहर लगा गया और यास्मीन की पलकें झुक गई थीं, दिल के तार बज उठे थे। वो उन पलों में कैद हो गई थी। मुँह दिखाई चाहिए या फिर आज की रात की छूट? वो बोला भी तो क्या?
यास्मीन ने उसे शिकायती नज़रों से देखा तो हैदर जोर से हंस पड़ा और उसे खींचकर गले से लगा लिया। यार, आप तो बहुत मासूम हो और उससे भी ज़्यादा नाजुक, मेरी शिद्दतों को सह नहीं पाओगी। वो उसे शिद्दत से सीने से लिपटाए गंभीर आवाज में बोला और यास्मीन के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान सज गई। तुम दूर होकर नहीं सो सकती? आदिल ने गुस्से से आलिया को खुद से दूर करते हुए तकिए पर फेंका। आलिया की आंख खुल गई। शादी इसीलिए नहीं की कि दूर होकर सोऊं। आलिया ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ा और दोबारा से सर उसके कंधे पर रख दिया और अपना एक बाजू उसके सीने पर फैलाया और आंखें बंद करके दोबारा सोने लगी। उसका ये हक जताना आदिल के दिमाग में शोले भर गया। नज़दीक आओगी तो जल जाओगी, अगर अपनी खैर चाहती हो तो दूर रहो मुझसे, आदिल ने उसे खुद से दूर करते हुए सरगोशी के अंदाज में कहा। आलिया ने धीरे से सर उठाकर अपनी बोझिल पलकें आदिल के चेहरे पर टिकाईं। मुझे डरा रहे हो? आलिया खान को? खानों की बेटी हूँ, कोई आम लड़की नहीं। तुम्हारे दहकते शोलों में अगर मैं जलूंगी ना तो तुम्हें भी जलाकर राख कर दूंगी। किसी खुशफहमी में मत रहना। आलिया खान नाम है मेरा। आलिया नींद से बंद होती आंखों के बावजूद धमकियां देने से बाज नहीं आई। अच्छा, तुम खान हो तो मैं भी तो खान हूँ ना, और ऐसी बातें करके मुझे उकसा नहीं सकती। तुमने जो किया है मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारी वजह से पूरे ख़ानदान में मेरी बेइज्जती हुई है। तुम्हारी वजह से मैं जेल गया हूँ और तुम्हें जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं। मैं उस वक्त को कोसता हूँ जब मैंने तुमसे दोस्ती की और आज वो दोस्ती मेरे गले का फंदा बन गई है। आदिल के ख्याल सुनते आलिया की आंखों में आंसू भरने लगे, लेकिन वो एक मजबूत लड़की थी। एक बार जो ठान लेती थी फिर उससे पीछे नहीं हटती थी। हाँ, अब गले का फंदा समझो या गले में पड़ा ढोल, सारी जिंदगी बजाना पड़ेगा। इतना कहती हुई फिर से उसे अपने करीब करती हुई उसके सीने पर सर रखती आंखें मूंद गई। आदिल ने अपना सर तकिए पर गिराया, गहरा सांस भरा। मतलब इस लड़की को कुछ भी कह दो उसे फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए आदिल ने खामोशी से अपनी आंखें बंद कर लीं। सुबह का सूरज खान हाउस की दरो दीवार को चमका रहा था। हैदर ने फजर की नमाज अदा करते गार्डन में वॉक करने का इरादा किया और वहीं आ गया तो यास्मीन भी फजर की नमाज पढ़कर उसके पास नीचे गार्डन में चली आई। हैदर उसे देखते हुए मुस्कुराया। इस वक्त ज़्यादातर लोग सो रहे थे और जो जागे थे उन्होंने नमाज अदा करके फिर से सोने का इरादा किया था। आप पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं? यास्मीन ने हैरत से पूछा। इस वक्त वो आसमानी रंग के सादे सूट में सर पर हिजाब लिए उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा किसी भी मेकअप से पाक चौदहवीं के चांद की तरह दमक रहा था। हैदर ने कैसे कल से अपने जज्बातों पर काबू पाया था ये बस वही जानता था। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, फ़र्ज है मुझ पर। उसने उसे एक नज़र देखा और नज़रें चुरा लीं। जी भरकर देखने से भी डरता था। मुझे खुशी हुई, अक्सर लोग काम का बहाना बनाकर नमाज छोड़ देते हैं ना। वो उससे फ्रैंक होकर बात कर रही थी और ये कॉन्फिडेंस हैदर का ही दिया हुआ था। हैदर की मोहब्बत को उसने दिल से महसूस किया था। उसका अच्छापन यास्मीन को उससे चाहने पर मजबूर करने लगा था। तुम्हारे ख्याल में हर काम अपनी जगह अच्छे लगते हैं और जो फ़र्ज हो वो अदा हो जाए तो ज़िंदगी में सुकून आ जाता है, और नमाज तो किसी भी हाल में माफ़ नहीं। हैदर ने उसे संजीदगी से जवाब दिया। आई एम इम्प्रेस मिस्टर हैदर खान। वो उसकी तरफ देखती धीरे से मुस्कुराई। पर मैं आपको इम्प्रेस नहीं कर रहा। हैदर खान उसकी तरफ मुड़ता सीने पर हाथ बांधे दिल के हाथों मजबूर होकर उसे गौर से देखने लगा। तभी हैदर की निगाह यास्मीन के पीछे ऊपर की तरफ उठी जहां खिड़की से आदिल उन्हें ही देख रहा था। हैदर के चेहरे पर एकदम संजीदगी छा गई। यास्मीन, अंदर चलते हैं। हैदर ने उसका हाथ थामते हुए अंदर की तरफ कदम बढ़ाए तो उसका हाथ थामना यास्मीन के दिल में खुशी की लहर दौड़ा गया था, जबकि आदिल ने खिड़की से हटते हुए गहरी सांस भरी। वो मेरी थी, उसका हाथ मैंने थामना था, हैदर ने नहीं। फिर क्यों वो आ गया बीच में? हैदर ने जोर से खिड़की के पट को मुक्का मारा तो शीशा टूटकर चकनाचूर हुआ था। आलिया जो अभी नहाकर बाहर निकली थी, आदिल को इस कदर गुस्से में देखकर उसकी तरफ बढ़ी। आदिल, ये क्या किया तुमने? वो एकदम परेशान हुई, लेकिन आदिल ने आलिया को कोई जवाब न दिया। खुदा के लिए आदिल, यहाँ आओ, तुम्हारा खून कितना बह रहा है, आलिया ने परेशान होकर कहा। वो कुछ सुनता तो उसे जवाब देता। उसके तो दिमाग में हैदर का यास्मीन का हाथ पकड़ना ही नहीं जा रहा था। आलिया उसके हाथ पर बैंडेज करती साथ साथ आंसू भी बहा रही थी। इतना गुस्सा आया तो मुझ पर क्यों नहीं उतार देते, खुद को तकलीफ क्यों पहुंचाई? वो रोते हुए उसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगी। आलिया, तुम जानती हो
कि तुम मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा कड़वा सच हो जिसे मुझे सारी ज़िंदगी अमृत समझकर पीना पड़ेगा। लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। आदिल ने उसे बाजू से अपने करीब किया तो वो उसकी नीली सी आंखों में खोसी गई। तुम सारी ज़िंदगी मेरे जितना मर्जी करीब आओ, शायद मेरे बच्चों की माँ भी बन जाओ, लेकिन मेरी मोहब्बत को कभी पा नहीं सकोगी, समझी तुम? वो जोर से उसे झटका देते हुए बाथरूम में घुस गया और आलिया दिल थामे वहीं आंसू बहाने लगी। एक तरफ हैदर और यास्मीन के वलीमे की तैयारी थी तो इसी शादी हॉल की दूसरी तरफ अकरम साहब की ख्वाहिश पर आलिया और आदिल का भी वलीमा हो रहा था। सब लोग दोनों जोड़ियों की बहुत तारीफ कर रहे थे। हैदर खान किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था तो यास्मीन भी नकाम में मौजूद एक नई तारीख लिख रही थी। दूसरी तरफ आदिल का चेहरा बिल्कुल सपाट था, जबकि उसके उलट आलिया बहुत खुश थी, या फिर शायद खुश होने का नाटक कर रही थी। अपने घर वालों के सामने खुश होने का नाटक कर रही थी, क्योंकि उसके सब घर वाले फंक्शन में आए हुए थे। वो अपनी बेटी से इस कदर प्यार करते थे कि उन्होंने ख़ानदान से बाहर शादी कर दी, क्योंकि वो अपने पापा की लाडली थी। पर इस लाडली को ऐसा इंसान मिला था जो वो उससे मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो खुश थी कि उसे अपनी मोहब्बत को पा लिया था। समीर क्यों रो रहा है? आमिर ने रेशमा के हाथ से समीर को लेते हुए सीने से लगाया। उसके सीने से लगते ही वो चुप हो गया था, जबकि रेशमा ने गहरी सांस। वो कब से उसे चुप करवाते हुए परेशान हो रही थी। सुरैया बेगम ने उसके जिम्मे कुछ जिम्मेदारियां डाल रखी थीं। उन्हीं को निभाने के चक्कर में वो समीर को 2-3 बार इग्नोर कर चुकी थी, जो कि समीर बर्दाश्त नहीं कर पाया और अब गला फाड़ फाड़ कर रो रहा था। कहाँ जा रही हो? आमिर ने उसे बाहर निकलते देखा तो फौरन पूछा। फूफी बुला रही हैं हैदर भाई और आदिल का कमरा सेट करवाने के लिए, कुछ चीज़ें रखवानी है, बस थोड़ी देर में आती हूँ, रेशमा ने बिजी अंदाज में कहा। ये हैदर का तो ठीक है, आदिल का किस खुशी में ठीक करवाना है? आमिर के माथे पर बल पड़े। आमिर वो भी इसी घर का बेटा है, आपका भाई। ख़त्म हो गया ये रिश्ता कल ही, अब कोई भाई नहीं। आमिर को अचानक गुस्सा आया और वो ऊंची आवाज़ में बोला। उसकी ऊंची आवाज़ पर समीर ने फिर से रोना शुरू कर दिया। अच्छा धीरे बोलें, कोई सुन लेगा। रेशमा ने समीर को उसकी गोद से लेते हुए परेशानी से कहा। नहीं, समीर को मेरे पास रहने दो, तुम सेटिंग करवा कर आओ हैदर के कमरे की। खबरदार जो आदिल के रूम की तरफ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे वार्न करती निगाहों से बोलते समीर को सीने से लगा गया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया, जबकि रेशमा अजीब उलझन में पड़ गई। सुरैया बेगम के साथ मिलकर हैदर के कमरे की सारी सेटिंग करवाई। यास्मीन के कपड़े वगैरह हैंग कराए। उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें जो कल नहीं रख पाए थे वो आज सुरैया बेगम ने रेशमा के जरिए रखवा दी। बिस्तर पर नई बेडशीट भी डलवाई। नौकरानी नूरी उनके साथ साथ लगी रही। चलो ये तो हो गया, आओ अब आदिल के रूम की तरफ चलते हैं, उसका भी सेट कर देते हैं। भाभी को तो उसकी फिक्र कम ही होती है। सुरैया बेगम के कहने पर रेशमा ने उन्हें पुकारा। फूफी आप नूरी से कहकर बाकी सेटिंग करवा लें, समीर रो रहा होगा, मैं उसे जाकर देख लूँ। रेशमा ने उन्हें टालना चाहा। अरे रेशमा बेटा, उसे कहाँ समझ, घर की औरतों को ज़्यादा समझ होती है। वो बच्ची भी बहुत अरमानों से इस घर में विदा होकर आई है, उसने जो किया वो जाने, लेकिन हमें उसे एहसास दिलाना है कि वो ख़ानदानी लोगों में आई है। तो आओ बेटा, थोड़ा सा कर लेने में कुछ नहीं होगा। सुरैया बेगम उससे ज़बरदस्ती अपने साथ आदिल के रूम की तरफ लेकर गईं। वहाँ की सेटिंग करते हुए भी काफ़ी वक्त लग गया और रेशमा को यही डर था कि कहीं आमिर को पता न चल जाए, और वही हुआ। वो ढूंढते हुए उसे पहले हैदर के कमरे में गया था, वहाँ न मिली तो आदिल के रूम में आया। उसे वहाँ देखकर आपे से बाहर हो गया। तुम्हें मैंने मना किया था ना, एक बात समझ नहीं आती। आमिर की आवाज़ पीछे से सुनती रेशमा डर गई। उसके हाथ में पकड़ा कांच का गिलास जमीन पर गिरते ही टूट चुका था। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन बोल न सकी। सुरैया बेगम आमिर का ये गुस्सा देखकर चुप हो गई। आमिर बेटा क्या हुआ? फूफी ये मेरी बीबी है और वही करेगी जो मैं चाहूँगा, चलो तुम मेरे साथ। वो फूफी के साथ रूड तरीके से बात करता रेशमा का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर जाने लगा। रास्ते में टूटे कांच के जग की किरचियाँ उसके पाँव में घुस चुकी थीं। वो होंठ भींच कर रह गई। सुरैया बेगम ने दिल पर हाथ रखकर उसके पाँव से बहते खून को देखा। आमिर बेटा रुको, बात तो सुनो, उन्होंने पुकारा, लेकिन वो उनकी अनसुनी करता निकल गया। आमिर भाई तो बहुत गुस्से में है। नूरी को भी फिक्र हुई थी। नूरी तुम कमरा साफ करो जल्दी से। वो आंसू रोकते हुए बाहर निकली। उन्हें रेशमा की तकलीफ पर दुख हो रहा था। आमिर उसे कमरे में लाते हुए जोर से दरवाज़ा अंदर से लॉक कर गया। खामोश हो जाओ, अब आंसू मत बहाओ।
रेशमा की आंखों से आंसू निकलते गालों पर आ रहे थे, लेकिन होंठ बिल्कुल खामोश थे। तुम मेरी कही बात समझती क्यों नहीं हो? तुम फिर भी वही करती हो जो मैं मना करता हूँ। आमिर समीर को सोते देख धीरे से चिल्लाया। आई एम सॉरी, रेशमा ने जोर से हिचकी लेते भीगी आंखों से कहा। आमिर एकदम चुप हो गया। उसके आंसू देखकर बेचैन हुआ। एक तो गलती करती हो, ऊपर से आंसू भी। अभी उसके शब्द मुंह में थे कि आमिर की निगाह उसके पैरों पर गई, जहां से खून अभी भी बह रहा था। ये क्या? वो घबराकर घुटनों के बल बैठा। कांच पैरों में लगे थे। कितने आराम से खड़ी थी, फिर भी आमिर ने उसका दर्द अपने दिल में महसूस किया और उसे फौरन अपनी बाहों में उठाया। रेशमा, तुम? वो दुख से कुछ बोल ही नहीं पाया और उसे सोफे पर बिठाते हुए उसके दोनों पांव से कांच निकालने लगा। एक कांच काफ़ी बड़ा था। आमिर ने रेशमा की तरफ देखा, जिसने अभी तक एक सिसकी भी नहीं ली थी। वो अंदर ही अंदर दर्द सह रही थी। आमिर ने जोर से कांच खींचकर निकाला तो रेशमा की चीख निकली। आमिर उसके होंठों पर अपने होंठों से ताला लगाते हुए उसकी चीख का गला घोंट गया। आई एम सॉरी मेरी जान। वो उसे अपने सीने से लगाए अब माफ़ी मांग रहा था और उसके पाँव की बैंडेज करने लगा, लेकिन रेशमा लगातार रो रही थी और अब उसके आंसू आमिर के दिल पर गिर रहे थे। आज पहली बार अपने गुस्से में वो रेशमा को तकलीफ दे गया था। हैदर कमरे में दाखिल हुआ और नए अंदाज में सजे कमरे को देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। आज वो उसके लिए पूरी तरह सजी हुई थी और अब वो सेज सजाकर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आज हैदर से अपने दिल की धड़कनें नहीं समझ रही थीं। वो धीरे से चलता उसके करीब आया, उसका घूंघट उलट दिया। माशाअल्लाह। बेख्तियारी हैदर के मुंह से निकले ये शब्द यास्मीन ने सुने और दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। उसके इस अंदाज ने हैदर को उसके करीब किया था और वो उसके हाथों को चूमता उसे और भी शर्माने पर मजबूर कर रहा था। ये लेकर आया हूँ आपकी मुंह दिखाई। अचानक हैदर को याद आया। वो उसे एक अंगूठी की डिब्बी देता हुआ बोला। यास्मीन ने उसे खोला तो बहुत खूबसूरत अंगूठी देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आई। आप पहना दो, यास्मीन ने प्यार से कहा। हैदर ने उसकी मखमली उंगली में वो रिंग पहना दी। बहुत प्यारी है। यास्मीन अपने हाथ में उस उंगली को देखते हुए बोली। मेरी यास्मीन भी तो बहुत प्यारी है ना? हैदर उसके दुपट्टे को एक तरफ उतार कर रखते हुए उसे कांपने पर मजबूर कर गया। आप घबरा तो नहीं रही? क्योंकि मेरा इरादा है आज सुहागरात मना लेने का। हैदर के सवाल पर यास्मीन का रहा सहा कॉन्फिडेंस भी कहीं जा सोया था। प्लीज़ हैदर ऐसे मत बोलिए, वो कांपते हुए बोली। यार मुझे भी थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही थी तो आपसे पूछा। हैदर ने उसे एक आंख बिंक की और तकिया सर के नीचे रखकर उसके सामने लेटते हुए प्यार से पूछा। अच्छा, सच में सुहागरात के नाम पर आप भी नर्वस हो रहे हैं? यास्मीन की बात पर हैदर ने सर हिलाया। हालांकि वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं था, लेकिन यास्मीन के डर को दूर करने के लिए वो ऐसे बोल रहा था। अच्छा, लड़के भी नर्वस होते हैं? यास्मीन हैरानी से पूछने लगी। क्यों? लड़कों के पास दिल नहीं होता या फिर उनके जज्बात नहीं होते? हैदर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे अपने पास खींचा तो वो उसके सीने से आ लगी। दोनों की नज़रों का पल भर में टकराव हुआ था। हैदर उसके हसीन चेहरे को देखते हुए उसके गुलाबी होठों को अपनी नज़रों में भर लेना चाहता था और अगले ही पल उसके नरम होठों पर अपना नरम गरम स्पर्श बिखेरने लगा। यास्मीन की सांसें तेज हुई थीं। हैदर, लाइट्स, वो कांपते हुए अंदाज में बोली। हैदर उसे तकिए पर गिराता पास से रिमोट उठाते सारी लाइट्स ऑफ कर गया। वो अभी भी गहरी गहरी सांसें भर रही थी। आप बहुत खूबसूरत हैं यास्मीन, और अल्लाह ने आपको मेरे नसीब में लिखा है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, वो गंभीर लहजे में बोल रहा था। यास्मीन के डर को दूर करता उसके नाजुक वजूद पर धीरे धीरे बादल बनकर छाता चला गया। आलिया कब से आदिल का इंतजार कर रही थी। वो इतनी रात गुजरने के बाद भी कमरे में नहीं आया था, तो मजबूरन वो कमरे से बाहर आई और उसे ढूंढती हुई कॉरिडोर से गुजरती गार्डन में आई। वो गार्डन में बैठा सिगरेट पी रहा था। हाथ पर वही सुबह वाली बैंडेज लगी थी। आदिल, आलिया ने पुकारा। उसकी तरफ गहरी लाल आंखों से देखने लगा। क्यों आई हो यहाँ पर? वो गुस्से से भड़क उठा। आलिया ने घबराकर इधर उधर देखा। कमरे में चलो, घर वालों में से कोई यहाँ आ गया तो क्या सोचेगा? आलिया ने फिक्रमंदी से कहा। अच्छा है ना, आ जाए। आदिल ने सिगरेट को जूते के नीचे मसला ताकि उन्हें भी पता चले कि दी ग्रेट आलिया खान कितनी महान लड़की है। एक लड़के के किरदार पर किस तरह से कीचड़ उछाल रही है। अब तुम हद से बढ़ रहे हो, आलिया ने कहा। जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, वरना बिना किसी का लिहाज किए घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। उसकी बात पर आदिल इतने गुस्से में बोला था कि आलिया को लगा कि वो सच में ये सब कर देगा। तुम पागल हो, आलिया गुस्से से कहती हुई वापस पलट गई।
उसकी बात आदिल के दिमाग पर जाकर लगी। उसके पीछे लंबे लंबे डग भरता हुआ कमरे में आया और जोर से उसे बिस्तर पर पटका। मैं पागल हूँ, वो गुस्से से दहाड़ा। आलिया ने घबराकर उसकी तरफ देखा। पागल तो तुम हो, जिसे न अपनी जान की परवाह है और न मेरी खुशियों की। उसकी दहाड़ पर आलिया का दिल बंद होने लगा। वो एक घुटना बिस्तर पर रखकर उसके ऊपर झुकता, उसके बालों से दबोचता चला गया। आइंदा मेरे करीब मत आना, वरना वरना मैं वो करूँगा कि शीशे में खुद को देखकर पहचान नहीं पाऊंगी। वो उसे धकेलता ड्रेसिंग रूम में घुसा, जबकि आलिया की आंखों में रुके आंसू बहने लगे। उन लोगों की शादी को 1 हफ्ता होने को आया था, जहां हैदर और यास्मीन हनीमून प्लान कर रहे थे। आलिया और आदिल के बीच गहरी खामोशी थी, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। हैदर और यास्मीन 2 दिन बाद हनीमून के लिए चले भी गए थे, जबकि आलिया आंखों में आंसू लिए कमरे में आई, जहां आदिल मोबाइल पर बैठा कुछ काम कर रहा था। आलिया ने गुस्से में आकर ड्रेसिंग से चीजें उठाकर पटकना शुरू कर दी। आदिल ने 1-2 बार उसे घूरा, लेकिन वो बाज न आई। यस, मैं आपको अभी बस 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। वो ऑनलाइन किसी से फ़ोन पर बिजी था। क्या मसला है? क्यों जाहिलों वाली हरकतें कर रही हो? आदिल गुस्से से उसके पास आया। यस, हूँ मैं जाहिल, आलिया ने जवाब दिया और उसे सुलगा गई। करो जो करना है। वो उसे रूम में अकेला छोड़ता स्टडी रूम में जाने लगा। मैं जानती हूँ आदिल, तुम कभी भी मेरे करीब नहीं आओगे। तुम उस लड़की से आज भी उतनी ही मोहब्बत करते हो जितनी शादी से पहले करते थे। मैं आप दोनों के बीच आ गई हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल में आज भी वही है। अपनी जबान को लगाम दो आलिया। अगर मैं कुछ नहीं कह रहा तो तुम हद से बढ़ रही हो। मुझसे शादी करने का डिप्रेशन तुम्हारा खुद का था, खुद बर्बाद होना चाहती थी तुम। अब मुझसे गिला मत करो। दोनों के बीच पहले दिन की दूरी अब तक बनी हुई थी। आदिल, तुम बहुत जालिम इंसान हो। तुम सब कुछ देख सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी मोहब्बत दिखाई नहीं देती। हाँ, नहीं दिखाई देती, क्योंकि मैं देखना नहीं चाहता। मैं वो पल नहीं भूलता जो तुम्हारी वजह से मुझे सहने पड़े। उसके लिए मैंने तुम्हें सजा नहीं दी, कुछ कहा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तो फिर मुझे माफ़ी कैसे मिलेगी? वो सवाल कर गई। तुम्हें माफ़ी चाहिए? आदिल ने उसे अजीब से अंदाज में देखते हुए पूछा। आलिया ने सर हिलाया। तो ठीक है, अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए तो सबके सामने जाकर तुम सबको सच बताओगी कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी अपनी वजह से हुआ था। तब मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अच्छा, अगर मैं ये सबके सामने कह दूं तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत करने लगोगे? आलिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया था। हाँ, शायद। उसकी आधी आधी रजामंदी देखकर आलिया ने उसे घूर कर देखा। ठीक है, अपनी मोहब्बत अपनी जेब में रखो, मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसे ही खुश हूँ। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ गया, मेरे लिए यही बहुत है। इस भूल में मत रहना कि मैं किसी से कुछ भी जाकर कहूँगी। मैं भी आलिया खान हूँ, हार नहीं मानूंगी। उसने एक आंख बिंक करते आदिल को गुस्सा दिलाते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, और इस पर आदिल को इतना गुस्सा आया कि उसने आलिया को कलाई से पकड़कर वापस अपनी ओर खींचा और उसके बालों को थामते उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया था। उसके नरम होठों पर अपने होठों से कब्जा जमाया। आलिया इस सब के लिए तैयार नहीं थी। उसे धक्का देते पीछे हटी, लेकिन वो इस कदर शिद्दत से अपना गुस्सा उस पर उतार रहा था कि उसके होठों पर जख्म देता वो पीछे हटा। आई हेट यू, आदिल ने गहरी सांस भरते हुए उसके माथे के साथ अपना माथा जोड़ते हुए कहा। बट आई लव यू टिल मी लास्ट बर्थ। आलिया भी उसी के अंदाज में बोली। आलिया ने उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों में जलते दीप में डूबने लगी थी, जबकि आलिया की आंखों में भी सिर्फ आदिल की ही मोहब्बत की चमक दिखाई दे रही थी। आदिल के गाल पर होंठ रखते हुए वो पीछे हटी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आज इतने दिनों के बाद आदिल ने उसे छुआ था। आदिल उसकी आंखों में अपनी तड़प देख चुका था, और इस वक्त आदिल भी इस निकाह के बंधन में बंधे इस रिश्ते को अपनाने का फैसला कर गया। उसने आलिया को बिस्तर पर धक्का दिया तो आलिया ने आंखें छोटी करते उसे देखा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था आदिल खान, नफरत में मेरे करीब मत आना। वो उसे तकिया मारते चीखी। अब जब भी तुम्हारे करीब आऊँगा नफरत में ही आऊँगा, नफरत में तुम्हें जलाकर राख करूँगा। आदिल गुस्से से कहते हुए अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंक चुका था। उसके करीब होते हुए उसे सख्त डर लगा था। आदिल के बच्चे, दूर रहो मुझसे, आलिया चिल्लाई। दूर होने के लिए शादी नहीं की, और आदिल के बच्चे पास आने से होंगे, दूर जाने से नहीं। वो उसे काबू करता शिद्दत से खुद में समा ले गया, जबकि नाना करते हुए भी आलिया धीरे धीरे उसकी बाहों में सुकून से समा गई। उसकी गहरी मदहोश सिसकियां सुनते आदिल ने अपनी मुस्कान को होठों में दबाया था।
क्योंकि वो जानता था वो किस कदर उसकी संगत के लिए तड़प रही थी, और आज उसने उसकी इस तड़प को शांत कर दिया था। 1 साल के बाद। प्लीज़ हैदर, ईशा को बीजान की गोद में दे आए। प्लीज़, मुझे तैयार होना है। यास्मीन ने अपनी 1 साल की बेटी को गोद में उठाते हुए हैदर को पुकारा, जो अभी तैयार होकर ड्रेसिंग से बाहर निकला था। ईशा के पापा है ना, ईशा अपने पापा के पास आएगी। हैदर ने यास्मीन के गाल पर होंठ रखे और ईशा को अपनी गोद में भर लिया। यास्मीन के चेहरे पर रंग बिखर गए। वो अभी भी बहुत ज़्यादा शर्माती थी और उसका यही शर्माना हैदर को और भी उसके करीब ले आता था। आप इसे संभालिए, मैं अभी आती हूँ। सब मेहमान आगे होंगे, हम ही लेट हो गए हैं। यास्मीन ने अपना ड्रेस उठाते हुए कहा, जान, हम बाकी लेट हो गए हैं, जल्दी से आ जाएं, वरना हमसे पहले ही केक कट कर लेना है लोगों ने। हैदर ने ईशा के गाल पर प्यार करते हुए यास्मीन से कहा। आज एक तरफ हैदर और यास्मीन की बेटी ईशा की बर्थडे थी, तो दूसरी तरफ आदिल और आलिया के जुड़वा बेटों की भी बर्थडे थी। एक ही हवेली में रहते हुए वे सब अपनी अपनी गलतियों को समेट कर एक दूसरे को कबूल कर चुके थे, लेकिन आदिल और आलिया में ठंडी जंग अभी भी छिड़ जाती थी। सुनो आदिल, शहरियार को मैं तैयार कर देती हूँ और जाबियार को आप तैयार कर दें। क्यों, एक बेटा सौतेला है तुम्हारा? आदिल ने मोबाइल से सर उठाकर गुस्से से चटकते हुए कहा। बेटा तो एक भी सौतेला नहीं, लेकिन शौहर लगता है सौतेला मिला है, वो जलकर बोली। अब नसीब तुम्हारे इतने खूबसूरत हैं तो शुक्र तो बनता है। आदिल मुंह बनाते हुए जाबियार को उसकी गोद से लेने लगा, जबकि आलिया गुस्से से बोली, रुको, जाबियार को मैं तैयार करूंगी, तुम शहरियार को तैयार करो। क्योंकि जाबियार सीधा साधा था, शहरियार बहुत तेज, जो आलिया से बिल्कुल भी नहीं संभलता था। बल्कि ऐसा करो, तुम दोनों को संभालो और मैं खुद तैयार होने जा रही हूँ, समझे? उसने उसे उंगली दिखाई और पलटी थी कि आदिल ने शहरियार को बेड पर लिटाते आलिया को अपनी ओर खींचा। वो सीधा उसके ऊपर जाकर गिरी। आलिया चिल्लाई, छोड़ो, मुझे भी तैयार होना है, देर हो रही है यार। वो झटपट आई। इतना पैनिक क्यों हो रही हो जान, तुम्हें मैं ही तैयार कर देता हूँ। उसे झटके से नीचे करता उसके ऊपर आता, उसके दुपट्टे को हटा गया और अब उसके कुर्ते के बटन खोलते हुए उसकी नरम धड़कनों में अपना चेहरा छुपा गया। हर तरफ तालियों का शोर था। बच्चों के आने से सब बड़ों ने एक साथ कड़वाहट को दूर करने पर एक दूसरे को गले से लगने पर मजबूर कर दिया था। छोटे छोटे बच्चे बड़ों की आंखों का तारा थे। यास्मीन की बेटी ईशा तो सबसे ज़्यादा पूरे घर की लाडली थी, और सबसे ज़्यादा लाडली तो वो अपने पापा हैदर खान की थी। वो उसे कम ही अपनी गोद से उतारता था, जबकि आदिल और आलिया के बेटे ज़्यादातर दूसरे की गोदी में पाए जाते, क्योंकि उन्हें खुद एक दूसरे से लड़ने की से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। अब भी उन पर निगाह पड़ी तो वो आपस में तू तू मैं कर रहे थे। इस तस्वीर में मेरी आंखें बंद हैं, इतनी जल्दी क्लिक क्यों की? आलिया ने गुस्से से शोर मचाया। तुम्हारी आंखों का तो पता नहीं, तुमसे शादी करके मेरी आंखें जरूर खुल गई हैं। आदिल की बात पर आलिया ने उसे गुस्से से घूरा। अपनी जबान जरा ध्यान से खोलना, वरना मुझे लगाम डालना आता है। आलिया ने उंगली उठाकर वार्न किया। देखो, अब तुम फिर मुझे गुस्सा दिला रही हो। पहले भी तुमने मुझे उकसाया था तो शहरियार और जाबियार आ गए, तो अब ध्यान रखना, अब तो पूरी क्रिकेट टीम बनाकर ही छोड़ूंगा। फिर सोच लो, इतने वक्त में इतने बच्चों को कैसे संभालोगी? वो उसे चिढ़ाने लगा। वहीं आलिया गुस्से से शहरियार को लेकर अपने सास के कमरे की ओर बढ़ी थी। शहरियार को सास को देते हुए और जाबियार को सुरैया बेगम को देते हुए अब वो कमरे में आई थी। उसके पीछे पीछे आदिल भी आया। गुस्सा हो? आदिल ने आलिया का फूला हुआ मुंह देखकर पूछा। हाँ, गुस्सा हूँ। कितने मन से तैयार हुई थी और आपने एक भी मेरी अच्छी तस्वीर नहीं ली। वो उसे बेड पर धक्का देते हुए गुस्से से चिल्लाई। तुम्हारी शक्ल ही ऐसी सड़ी हुई है तो मैं क्या करूं? वो उसे चिढ़ाने से अब भी बाज नहीं आ रहा था। अपनी शक्ल के बारे में क्या कहना है? सड़ियल कहीं के? अच्छा, मैं सड़ियल हूँ? आलिया जो ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ी थी, तभी आदिल ने उसे पीछे से खींचकर अपने ऊपर गिराया और वो उसके चौड़े सीने पर जाकर गिरी। उसकी आंखों में चमकते जज्बात के रंग देखकर आलिया बुरी तरह घबराई। छोड़ो आदिल, तुम बहुत तंग करते हो। अभी सुबह तो तुमने मुझे परेशान किया था और फिर से मुझे तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे। अब मैं ऐसा ही हूँ तो क्या करूँ? और इतना सज धज कर मेरे सामने आओगी तो ये दिल काबू कैसे रहेगा? वो एक झटके से उसे हर चीज़ से आज़ाद करता जा रहा था, जबकि वो बेबस होती उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। आदिल ने भी हंसते हुए उसे अपने सीने में भींच लिया था। भले ही दोनों में हर वक्त लड़ाई होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों में मोहब्बत भी बेतहाशा बढ़ चुकी थी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।